नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसका हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद गाइस हमें सबसे पहले पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, फिर हम एनिमल्स भी पढ़ेंगे गाइस। पहले हमें प्लांट्स पढ़ना है। तो प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है वो क्या होता है? प्लांट हार्मोन्स। हमारे अंदर जो होता है वो एनिमल हार्मोन्स होता है, उसे हम नॉर्मली हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन प्लांट में जो करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब सारे एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल होना और एक साथ सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट होके काम करना, उसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है गाइस। तो वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में प्लांट हार्मोन करता है। जो कि प्लांट हार्मोन क्या होता है ये हमें जानना होगा। तो प्लांट हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस हो जाते हैं नेचुरली, यानी कि खुद ब खुद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जो कि लीव्स में होता है। आपको पता होगा लीव्स ये पार्ट है, यहाँ पे उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है गाइस। तो वहाँ पे ये बन जाता है और हेल्प करता है CNC मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ का प्लांट हार्मोन्स में। और ये जहाँ पे प्रोड्यूस होता है गाइस वहाँ पे काम नहीं करता। जैसे अगर ग्रोथ मतलब कंट्रोल करना है, ग्रोथ उस चीज़ का हार्मोन है, तो ये प्रोड्यूस तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हुआ गाइस, लेकिन वो चला गया उसके स्टेम में, क्योंकि ग्रोथ में स्टेम हेल्प करता है और वहाँ पे जाके वो हार्मोन काम करने लगा, जिससे ग्रोथ में हेल्प मिल गई। तो ये प्लांट हार्मोन्स होते कितने तरीके हैं ये हमें जानना है। तो पहला होता है ऑक्सिन, टोटल 4 होते हैं। सेकंड होता है जिबरेलिन, थर्ड होता है साइटोकाइनेस और फोर्थ होता है ABA मतलब एब्सिसिक। लास्ट होता है गाइस एब्सिसिक एसिड। तो ये 4 हार्मोन्स की मेनली हमें इस चैप्टर में मेनली हमें सब चीज़ के फंक्शन ही पढ़ने हैं गाइस। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग बात करें प्लांट्स में, तो जितने हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शंस। अगर ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो जितने हार्मोन्स होते हैं उतने फंक्शंस, उनके फंक्शंस। तो इनमें ये तीनों हार्मोन्स आप याद रखो। ग्रोथ प्रोमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट करता है मतलब ग्रोथ होने में हेल्प करता है, लेकिन ये जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ होने नहीं देता। आपको 1 मार्क्स का ये पूछ भी सकता है गैस, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, तो अब एक एक करके इनके फंक्शंस की बात करते हैं, फिर बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। तो चलिए ऑक्सिन का फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए चार्ट टाइप का बना दिया गया, जिसे आप नोट्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादातर थ्योरी में है, आगे डायग्राम्स भी आएंगे आपके लिए। तो पहले हम बात कर ले ऑक्सिन की, जो कि ग्रोथ प्रमोटर है गाइस। हम लोग जानते हैं ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर है। तो ये ग्रोथ तो पहला पॉइंट इनमें आ गया, ये कैसे ग्रोथ करेंगे वो हमें जानना है। तो पहला तो ये ग्रोथ करेगा ही, लेकिन कैसे करेगा? सेल डिवीजन करके, सेल को डिवाइड करके ये ग्रोथ करेगा। सेकंड है कि ये सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड है कि वुंड हीलिंग मतलब अगर कहीं चोट लग गया, चोट प्लांट को लगेगी गाइस, मतलब कहीं कट गया या कोई काट के चले जाते हैं, तो उसको हील करने में आप देखिए कभी कभी प्लांट टूटा हुआ रहता है, अगर उसको हम रख के उसके आगे टेप लगा दे तो वो जुड़ जाता है। उस वुंड हीलिंग में कौन काम करता है? ऑक्सिन। चौथा है कि प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब बिना मैच्योर हुए जो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स गिर जाते हैं उन्हें ये प्रिवेंट करता है ऑक्सिन। तो अब सेकंड बात करते हैं जिबरेलिन की। तो ये तो ग्रोथ करेगा ही, ये कैसे ग्रोथ करेगा? इंटरनोडल ग्रोथ, मतलब ये स्टेम है तो ऐसे नोड्स बने रहते हैं, इन नोड्स के साइज को ये बढ़ाएगा, जिससे ये ग्रोथ करेगा, जिससे स्टेम भी ग्रोथ होगा। दूसरा है कि ये लीव्स, फ्लावर्स के भी ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब जो फ्लावर्स हैं या प्लांट के सिर्फ शूट और रूट में ग्रोथ में हेल्प नहीं करता गाइस, बल्कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स इनके भी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। दूसरा है कि ये जेनेटिक डॉर्फिज्म को ब्रेक करता है, मतलब अगर जेनेटिक डॉर्फिज्म है मतलब उनके जीन में अगर डॉर्फिज्म है तो उनको ब्रेक करेगा। मतलब ये अगर जिबरेलिन आप में हार्मोन है आपके पास, तो ये प्लांट टॉल भी हो सकता है। और चौथा ऑक्सिन के दूसरे से सेम है, मतलब कि ये भी सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब अगर हम लोग बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन साइटोप्लाज्म डिवीजन में हेल्प करता है गाइस। ग्रोथ में तो हेल्प करता ही है, कैसे हेल्प करता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन से। दूसरा है कि ये एजिंग ऑफ प्लांट को डिले करता है, मतलब जल्दी प्लांट को बूढ़ा होने नहीं देता है। जो कि हम लोग कहते हैं प्लांट की उम्र बहुत लंबी होती है, तो ये उम्र लंबी कौन करता है? साइटोकाइनिन।
तीसरा है ऑक्सिलरी बर्ड्स में हेल्प करता है, मतलब आपने देखा होगा फ्लावर बनने से पहले एक बर्ड ऐसा बनता है, उसके बाद वो खुल के फ्लावर बनता है गाइस। तो इसके ग्रोथ में भी ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है, और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में, मतलब सीड्स को जर्मिनेट होने में, सीड्स फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। अब हम लोग बात कर ले ग्रोथ इनहिबिटर की। पहले एक तो पॉइंट इसका हो जाएगा, ये ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड। दूसरा है कि ये प्री मैच्योर फॉलिंग, जो बिना मैच्योर हुए फॉलिंग होती है लीव्स, फ्लावर, फ्रूट की, उसे प्रमोट करता है। और जब सोलर रेडिएशन या वाटर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो ये स्टोमाटा को, यानी कि जो लीव्स में होते हैं स्टोमाटा को, जिससे वाटर का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, उसे भी ये बंद कर देता है उस समय। तो अब हमें बात करनी है आगे ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, और उसके जितने टाइप्स है वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले अगर हम लोग बात कर लेगा इस ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट हमने दो मूवमेंट पढ़ने हैं प्लांट्स में। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की अगर बात करें तो ये ग्रोथ मूवमेंट है गाइस, इससे ग्रोथ होता है। ग्रोथ मूवमेंट है जो कि इन रेस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली होता है। स्टिमुली मतलब कोई भी फैक्टर गाइस, जैसे कि लाइट हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी हो गया, बाहर के फैक्टर के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो आप कह सकते हो द ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, या इसे ट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। इसे ट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। तो अगर जो रिस्पॉन्स हो रहा है एक्सटर्नल स्टिमुली में, वो अगर स्टिमुली के ही डायरेक्शन में हो, मतलब अगर सन ईस्ट में है और प्लांट इस तरफ ही झुक जाए, इस तरफ ही उसका ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है वो। और अगर इस तरफ हो रहा है, जो कि शूट में होता है, शूट में नेगेटिव होता है, जिस तरफ है स्टिमुली उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है। तो अब कितने तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं गाइज, वो हमें पढ़ना ज़रूरी है कि कितने तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। मेनली 5 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला जो आ रहा है वो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पहला जो है वो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म, मतलब द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट दैट हैपेंड इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट लाइट के रेस्पॉन्स में होता है गाइस। सेकंड होता है जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ये होता है ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में, ये होता है ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में। ओके। तीसरा आता है केमोट्रॉपिज्म, CHEMOTROPISM, ये सब आप नोट्स में डालते जाओ गाइस। ये होता है किसी केमिकल के रेस्पॉन्स में। फोर्थ होता है गाइस हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो आपको पता ही होगा वाटर को कहा जाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये किसके लिए होता है, ये वाटर के रेस्पॉन्स में, वाटर इसका एक्सटर्नल स्टिमुली है। और लास्ट होता है थिग्मोट्रॉपिक, मतलब टच के रिस्पॉन्स में, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर थिग्मोट्रॉपिज्म, ये होता है टच के रिस्पॉन्स में, ये टच के रिस्पॉन्स में होता है गाइस। तो अब अगर हम लोग सबके एक एक एग्जांपल्स की बात कर लें, तो अगर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल की बात करें गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक प्लांट है और उसका स्टिमुली मान लीजिए सनलाइट है, और अगर वो सनलाइट के तरफ ही ग्रोथ हो रहा है तो वो उसका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। मतलब कि ये पॉट में ये प्लांट है, एक प्लांट है ये, और यहाँ पे सन है और इसका ग्रोथ इसके ही तरफ हो रहा है, ये इसका स्टिमुली है गाइस लाइट, और इसके तरफ ही ग्रोथ हो रहा है, तो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। या इधर भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, ग्रोथ होना चाहिए बस। ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं गाइस, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगर हम लोग सेकंड बात कर ले तो बात करेंगे हम लोग जियोट्रॉपिक मूवमेंट की। तो अगर जियोट्रॉपिक मूवमेंट की हम लोग बात कर ले गाइस, तो मान लीजिए ये जो हमने प्लांट ऐसे रखते हैं, हम ये प्लांट ऐसे रखते हैं ना, ये ऐसे प्लांट है, तो अगर हमने प्लांट ऐसे रख दिया, मतलब ज़मीन के साइड ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो इसका शूट है, ये तो इधर ग्रोथ होगा ही, ये तो इसका आगे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, जो कि अर्थ की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म हो गया, और ये जो प्लांट बॉडी आगे बढ़ेगी वो नेगेटिव हो गई। तो अब अगर हम बात कर ले केमोट्रॉपिज्म की,
केमोट्रॉपिज्म की अगर हम लोग बात कर ले गाइस, तो फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन आपको पता होगा, आगे हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, जब पॉलिनेशन होता है गाइस फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, जब पॉलिन ग्रेन यहाँ पे ओवरी तक जो आते हैं गाइस, वो आते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट के कारण। ओवरी तक जो आते हैं वो आते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट के कारण। तो ये आप आगे समझोगे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट की। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब इसका एक्सटर्नल स्टिमुली वाटर है। तो हम यहाँ पे पहले एक प्लांट यहाँ पे हमने लगाया है एक पॉट में, तो वो सीधा सीधा जा रहा है नीचे, ठीक है, सीधा सीधा नीचे ग्रोथ हो रहा है उसका, ऊपर तो उसका ग्रोथ होगा ही, सीधा सीधा हो रहा है। वही यहाँ पे हमने एक वाटर रख दिया क्ले में करके, जो कि मिट्टी में वो ना फैले, यहाँ से मिट्टी हटा दी और यहाँ पे वाटर रख दिया। तो हम देखेंगे कि इसका ग्रोथ वाटर की तरफ खींचा जा रहा है, वाटर की तरफ खींचा जा रहा है, मतलब कि ये हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है टूवर्ड्स वाटर, वाटर के स्टिमुली में रेस्पॉन्स ऑफ वाटर। तो अब हम बात कर ले थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट की गाइस, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट की। तो इसके अगर बात कर ले हम लोग टच की, तो यहाँ पे आपने देखा होगा टेंड्रिल जब यहाँ पे लगता है, वो टेंड्रिल कोई स्टिक को पकड़ता है तो उसकी तरफ घूम जाता है, उस टच के ग्रोथ में, उस टच में जब ग्रोथ होता है तो उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ से ट्रॉपिक मूवमेंट से दो क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिज्म को, और ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट को। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े बड़े बड़े हैं गाइज, ये अलग से हमें समझने होंगे, जो कि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस में है, जो हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए वो देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को गाइज। तो मैंने यहाँ पे 3 फिगर बना लिए हैं, अच्छे नहीं बने होंगे मुझे पता है, तो 3 फिगर मैंने यहाँ पे बना लिए गाइज। तो ये फिगर आप देख सकते हो, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें आगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 फिगर, जब सन हेड पे है, इसके सन जब इसके हेड पे गए तो इसका एक्सटर्नल स्टिमुली सन ही है। इसका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में लाइट ही होता है एक्सटर्नल स्टिमुली, जो कि इसका सन है यहाँ पे। तो ये तो सीधा ही मूवमेंट करेगा गाइस, सीधा ही ग्रोथ करेगा, ये तो इसका सीधा ग्रोथ होगा। तो जब पूरे में ही ऑक्सिन होगा तब तो ये सीधा ग्रोथ करेगा। अगर हाफ में होता तो ये इधर ग्रोथ करते करते इधर बेंड होने लगेगा गाइस। अगर पूरे में होगा तब तो ये सीधा ग्रोथ करते रहेगा। तो जब सन इधर आ गया गाइस, जब सन लेफ्ट में आ गया, राइट में आ गया, तो यहाँ से ऑक्सिन हाफ हाफ हो जाएगी गाइस, इधर ऑक्सिन नहीं बचेगी, क्योंकि अगर पूरे में ऑक्सिन था तो ये सीधा ग्रोथ हो रहा था। तो अब हाफ में ऑक्सिन आ गई, जिसके कारण ये इधर मुड़ गया। तो आपको आंसर क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप आंसर लिख लेना कि इन शूट, ये शूट है, स्टेम है, शूट है, मतलब इसे शूट कहते हैं, और नीचे वाले को रूट कहते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इन शूट या इन स्टेम मोर ऑक्सिन कॉजेज मोर ग्रोथ। जितना ज़्यादा ऑक्सिन उतना ज़्यादा ग्रोथ। लेकिन रूट में इसी का उल्टा हो जाता है कि मोर ऑक्सिन कॉजेज लेस ग्रोथ। ओके, तो आपको पहले लिखना है इन शूट मोर ऑक्सिन कॉजेज मोर ग्रोथ, इन शूट मोर ऑक्सिन कॉजेज मोर ग्रोथ। उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सिन फ्रॉम द शूट एपेक्स मूव्स डाउन टू द रीजन ऑफ द इलोंगेशन, मतलब इस तरफ इलोंगेशन की तरफ घूम जाएगा ये। दैट इज मोर ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड्स द डार्कर साइड, मतलब ज़्यादा ऑक्सिन इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये साइड जब इधर घूमेगा, ये साइड अगर ग्रोथ होगा तभी तो इस तरफ वो घूम पाएगा स्टिमुली की तरफ। तो मोर ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड डार्कर साइड विच हेल्प्स इन द बेंडिंग ऑफ द प्लांट एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुली। सेकेंड आपको लिखना है कि इन रूट मोर ऑक्सिन कॉजेज लेस ग्रोथ, hence lesser concentration of auxin towards the lighted side of the root stimulates growth and higher concentration of auxin towards the darker side of roots inhibits growth। तो यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है गाइस, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, ऑक्सिन ज़्यादा होगा फिर भी यहाँ पे लेस ग्रोथ होगा। ये आपको याद रखनी है। ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि मोर ऑक्सिन कॉजेज लेस ग्रोथ इन रूट एंड मोर ऑक्सिन कॉजेज
मोर ग्रोथ इन शूट, ये आपको याद रखना है, जिससे आपको ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये आपको याद हो जाएगा। तो ये अगर हम लोगों ने बात कर ली ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तो अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है ए टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट, मतलब थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है थिग्मोट्रॉपिज्म गाइज, थिग्मोट्रॉपिज्म कैसे सपोर्ट करता है, तो जब टेंड्रिल सपोर्ट को टच करता है गाइज, जो टच वाला मतलब जो जिधर टच हुआ सपोर्ट में उसके जो अपोजिट वाला साइड है गाइज, मतलब मान लीजिए ऐसे ये सपोर्ट में टच है मान लीजिए गाइज, तो जो पीछे वाला साइड है इसके, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन इधर रहेगी तभी तो ये क्रॉल करके ऊपर जा पाएगा। अगर इधर रहेगी तो ये तो घूम के वापस उसके पास जाने लगेगा, मतलब प्लांट के पास, तो ग्रोथ हुआ नहीं। तो जब ये सपोर्ट को टच करता है तो दिस साइड अवे फ्रॉम द टच ग्रो मोर ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू विच इट कॉइल्स द सपोर्ट, जिसके कारण थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे आगे नेस्टिक मूवमेंट के बारे में गाइस, नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। तो अगर हम लोग बात कर ले नेस्टिक मूवमेंट की, तो ये नेस्टिक मूवमेंट मतलब प्लांट पार्ट का मूवमेंट होगा, प्लांट का मूवमेंट होगा, लेकिन वो ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और ये स्टिमुली तो होना चाहिए एक्सटर्नल, लेकिन उसके डायरेक्शन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके डायरेक्शन में ये नहीं होगा। तो अगर हम लोग बात कर ले नेस्टिक मूवमेंट की, तो पहले आता है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट और फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ही हमें पढ़ना है। तो दी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ पे ये डिपेंड नहीं करता, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट की बात करें, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, तो द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट दैट ऑकर्स ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ टच इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। जैसे कि जो प्लांट होता है गाइस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सेंसिटिव प्लांट, जिसे हम कहते हैं छुई मुई प्लांट, उसे जब आप छूते गाइस, उसे जब आप छूते हैं तो उसका कोई ग्रोथ नहीं होता, बल्कि वो सिकुड़ जाता है। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इसका मन होगा तो ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्यों होती है? क्योंकि टच के कारण। तो हम लोग जब उसे टच करते हैं गाइस, तो उसका उस जगह का प्रेशर कम हो जाता है, जो वाटर वो दूसरे लीफ में दे देता है और वहाँ का पार्ट सिकुड़ जाता है। तो अब हम लोग बात कर ले फोटोनेस्टिक मूवमेंट की। तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट है कि इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है ऑकर्स इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो कि पेटल्स का ग्रोथ होता है, पेटल्स का। ये पेटल्स जो होते हैं गाइस, ये पेटल्स बात कर लीजिए, इनका जो ग्रोथ होता है वो मेनली फोटोनेस्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल्स में आता है। तो अगर हम लोग फंक्शंस की बात कर ले प्लांट हार्मोन्स की गाइस, फंक्शंस की बात कर ले हम लोग प्लांट हार्मोन्स की, तो हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सब के अगर हम लोग एक एक फंक्शंस दे दें तो ये प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस हो जाएंगे। तो अलग अलग जो हमने पढ़े वो एक साथ करके अगर हम बता देंगे तो ये प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस हो जाएंगे। तो अब हम आगे बात करेंगे कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में। तो हम लोग लेक्चर के बीच में ही बात कर लेते हैं गाइस। मैंने बताया था, आपने थंबनेल देखा होगा कि विद डायग्राम्स लिखा हुआ है। तो डायग्राम्स इसमें 3 ही है गाइस, जो कि आपको पहला आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि न्यूरॉन का ये डायग्राम है गाइस, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा ब्रेन का, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके बुक में होगा। अगर आपको ये चाहिए कि ये डायग्राम्स कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितने डायग्राम्स है उसके अलग अलग 3 वीडियोस बना दूंगा। और तीसरा आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है। तो रिफ्लेक्स आर्क आप समझना मत अभी गाइस कि क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा ही। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इन एनिमल्स के बारे में। तो 2 सिस्टम हमें पढ़ने हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का सिस्टम है गाइस, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम का मेन जो यूनिट्स है जिससे नर्वस सिस्टम बना है वो है न्यूरॉन। इसका फिगर भी मैंने आपको बताया कि आ सकता है, तो इसका फिगर मेनली ये है। तो इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो मेन हमें 3 फंक्शंस पढ़ने हैं, डेंड्राइट्स के, साइटोन यानी कि सेल बॉडी के, और एक्सॉन के। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल लेता है गाइस, ये सेल बॉडी में देता है। सेल बॉडी का काम है कि एक्सॉन को सप्लाई करना, और एक्सॉन यहाँ पे नर्व एंडिंग में से दूसरे न्यूरॉन को
इलेक्ट्रिक इम्पल्स सप्लाई कर देता है। मतलब कि दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप रहता है गाइस, उसे कहा जाता है साइनैप्स। ये भी आपसे 1 मार्क्स का पूछ सकता है। तो उस साइनैप्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स दूसरे के, एक नर्व एंडिंग से दूसरे के डेंड्राइट में वो पहुंच जाता है। तो अगर हम लोग बात कर ले नर्वस सिस्टम की गाइस, तो हमें न्यूरॉन हमने पढ़ ही लिया। तो अब हम लोग को बात करना है कि रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर्स तो रिसेप्टर मतलब जो ऑर्गन ने रिसीव किया, जैसे कि ये मान लीजिए ये है, ये 3 मैंने आपको बना दिया। ये हैंड है, यहाँ पे हमें एक मॉस्किटो ने काट लिया, ये रिसीव किया हैंड ने। जिस नर्व से वो ले जाएगा उसे कहा जाएगा, जो नर्व ब्रेन में ले जाएगा उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि हमें दूसरे हाथ से उसे मारना है, तो उस जो नर्व ले जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से, उसे कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और जहाँ पे पहुँचेगा, जहाँ पे ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, उसे हम कहेंगे रिले सेंटर। और ये जो नर्व पहुँचाएगा इफेक्टर तक, मतलब जो इफेक्ट करता है उसे इफेक्टर कहते हैं, ये इफेक्टर है। और इसे हम लोग कह देंगे मोटर न्यूरॉन। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया होगा, मुझे लगता है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी ये समझने में। तो अब हम लोग बात कर लेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस की। रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे तो जगह बचा नहीं है, ये फिगर में मिटा देता हूँ। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो सडन क्विक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, मतलब जो हमारे मन से नहीं होता गाइस, खुद अचानक, जैसे अचानक छींक आ गई, अचानक हमें खांसी होने लगी, वो सब रिफ्लेक्स एक्शंस है। और रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो ये एक ऐसा आर्क बन गया, ये पूरा आर्क है, ये रिसेप्टर है, ये सेंसरी है, ये रिले न्यूरॉन है, ये इफेक्टर है, ऐसा ही है। और मैंने आपको अच्छा सा उसका डायग्राम एक दिखाई दिया है। तो अब हम लोग बात कर ले कि नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो पहला है कि ये रिसेप्टर है, स्टिमुली जो होती है बाहर की उसे रिसीव करता है। दूसरा है उसे ब्रेन तक पहुंचाता है। तीसरा उसे इंटरप्रेट करता है और उस पर इफेक्ट करता है। तो ये मेनली नर्वस सिस्टम के काम है। और ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि सडन एक्शन होता है उसे भी कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा गाइस। तो अब हम फंक्शंस की बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन की फंक्शंस की हम बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अब एक ब्रेन का फिगर दिख रहा होगा गाइस। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेरिब्रम आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है गाइस। ये मेन थिंकिंग पार्ट है, ये मेनली थिंकिंग में हमें हेल्प करता है गाइस, सेरिब्रम जो आपको दिख रहा है। और अगर मिड ब्रेन की हम लोग बात करें, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्क किया हुआ, ये मिड ब्रेन हमें रिफ्लेक्स मूवमेंट में हेल्प करता है हमारे नेक, हेड और ट्रंक के। अगर हिंड ब्रेन की बात करें जिसमें कि सेरिबेलम आता है गाइस, तो सेरिबेलम का काम है हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखना। और पॉन्स मेडुला की बात करें तो ये रेस्पिरेशन में और कार्डियक एक्टिविटीज़ में हमें हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारा ब्रेन का फंक्शन खत्म होता है गाइस। तो स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन की बात करें हम लोग, तो स्पाइनल कॉर्ड हमें रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है गाइस। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ही हेल्प करता है हमें, रिफ्लेक्स एक्शन में ही हमें मेनली स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है और इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं। और स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन तक मैसेज लाता भी है गाइस, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं उसे लाता भी है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग हार्मोन्स देखेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात कर ले, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें मतलब जिसमें डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स जिससे हार्मोन्स निकलते गए, और एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट्स नहीं होते। तब हम लोग डिफरेंट हार्मोन्स देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली गाइज यहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स देखेंगे और उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उनके फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग पहले पीनियन ग्लैंड की बात करें तो ये सब ब्रेन में ही मेनली होते हैं गाइज। तो ये मेलाटोनिन, इससे हार्मोन्स निकलता है। तो इसके फंक्शंस की बात कर ले तो ये डाई यूरिनल साइकिल मेंटेन करता है, मतलब हमें यूरिन कब होगा और कितने अमाउंट में होगा ये मेंटेन करता है। और सेकंड हमारा स्लीप वेक साइकिल भी ये मेंटेन करता है, हम कब सोएंगे कब उठेंगे, ये इस हार्मोन का काम है। किस हार्मोन का? मेलाटोनिन।
तो अब हम लोग बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस को आप जानते होंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। मतलब अगर ये इनहिबिट कर देगा सब तो कोई भी ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा। और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो दिस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स एंड दिस इज मास्टर ग्लैंड ओनली। इसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को अलाउ करता है और इनहिबिटिंग अलाउ नहीं करता। तो अब अगर हम लोग बात करें पिट्यूटरी की, तो ये बहुत सारे हार्मोन निकालता है गाइस, बहुत सारे, जैसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक हार्मोन है जो कि है ग्रोथ हार्मोन, तो आगे जाके आप और पढ़ोगे गाइस। तो ये बॉडी का ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में, मतलब उसके बॉडी में कैसे कैसे काम होगा उसका, उसमें भी हेल्प करता है। तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, तो बच्चों में अगर ज़्यादा हो जाए तो ये जाइगांटिज्म हो जाता है, मतलब वो बहुत कम उम्र में बहुत लंबे हो जाते हैं, और अगर लेस हो जाए तो डॉर्पिज्म, मतलब ही वो नट्टे ही रह जाते हैं। तो आगे हम और ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे और उनके भी फंक्शंस देखते हैं, चलिए। तो अगर आगे बात करें हम लोग, तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन निकालता है थायरोक्सिन गाइस। तो इसके फंक्शंस की बात करें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, और फिजिकल, मेंटल और सेक्स ऑर्गन्स के ग्रोथ में भी इसका बहुत काम है। तो थायरोक्सिन का मेन कंपोनेंट क्या है? इस हार्मोन में मेन कंपोनेंट है आयोडीन गाइस। आयोडीन हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? सॉल्ट में। और हमें सॉल्ट खाना क्यों एडवाइजेबल है, ये आपको पता चल गया होगा कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट में ज़्यादातर आयोडीन होता है, और आयोडीन मेन कंपोनेंट है किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का। तो अगर हम लोग सॉल्ट नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो सॉल्ट हम लोग नहीं खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत कम होगा गाइस, और सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ भी नहीं होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन ही निकलता है। इसका काम है कैल्शियम का लेवल बढ़ाना ब्लड में, और कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म करना इसका काम है। तो अब हम लोग बात कर ले थाइमस ग्लैंड की गाइस। तो ये निकालता है हार्मोन थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स का एक ही काम है WBC बना के इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो चलिए आगे देखते हैं और हार्मोन्स के बारे में। तो अगर पेनक्रियास ग्लैंड की बात करें गाइस, तो इससे सिर्फ इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। तो अगर एड्रीनाल का बात करें तो यहाँ पे एड्रीनालिन निकलता है, इससे हार्मोन। इसका काम है इमरजेंसी सिचुएशन में गाइस, इसे इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन मौजूद कर देगा। आप देखोगे कि अगर वो आपसे ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप उससे नहीं लड़ोगे। तो ये कौन आपको सोचने की क्षमता देता है? एड्रीनालिन। और कमज़ोर है तो आप लड़ोगे, तो इसलिए इसे कहा जाता है फ्लाइट और फाइट हार्मोन। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट, BP ये सब बढ़ा देता है, क्योंकि हम कॉम्बैट करें उस सिचुएशन से। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ा देता है। तो अगर हम लोग बात करें टेस्टिस की गाइस, तो उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसका काम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ, सेक्स कैरेक्टर डेवलप करना। मतलब अगर मेल में बात करें तो सेक्स कैरेक्टर है हार्ड वॉइस, ये सब, मॉस्टैच आना, ये सब है। तो अगर बात, और स्पर्म प्रोडक्शन। तो अगर उसके बाद बात करें ओवरी की, तो ओवरी से ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन निकलते हैं। तो ऑस्ट्रोजन की अगर फंक्शंस की बात करें तो ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल में हेल्प करता है ग्रोथ में, सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल को ग्रोथ करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है ऑस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये एम्ब्रायो को फीटस यानी कि फुल टर्म बेबी में कन्वर्ट करने में इसका बहुत रोल है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स के फंक्शंस की बात कर ली हमने। तो ये हार्मोन्स जो निकलेंगे गाइस, ये कितना निकलेगा और कितने अमाउंट में निकलेगा, कितना निकलेगा और किस समय निकलेगा, ये एक मैकेनिज्म, मतलब एक प्रोसेस तय करता है, जिसे कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो द अमाउंट एंड द टाइम ऑफ द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है गाइस। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।